हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एमए पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवहार क्या होता है। इसमें आपका प्रश्न है, निर्णय लेने से आप क्या समझते हैं, इसके मूल तत्व कौन से हैं। फिर है, इसको और पूछा जा सकता है इस तरीके से कि निर्णय लेने का क्या महत्व है, सही निर्णय पर पहुँचने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाती है या क्रियाविधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट इसको पूछ सकते हैं, निर्णय करना प्रबंधक का मुख्य कार्य है, इसकी विवेचना कीजिए और निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अभी सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे निर्णय लेने का अर्थ है एवं परिभाषा। अर्थ क्या है, अर्थ देख लेते हैं। व्यवसाय में प्रारंभ से अंत तक निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे नए व्यवसाय की स्थापना करनी हो, उत्पादन करना हो, विक्रय करना हो आदि। प्रत्येक के संबंध में सर्वप्रथम निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लेने की क्रिया प्रबंधकीय कार्य में बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रबंधकीय कार्य को संपन्न करने के लिए प्रबंधकों को निर्णय लेना होता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार एक प्रबंधन जो भी कार्य करता है वह निर्णय पर आधारित होता है। प्रबंधकीय निर्णय की सत्यता के ऊपर एक ही प्रबंधन की योग्यता निर्भर करती है। परिभाषाएं, इसमें जो है कुछ विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं जिनको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हैं इनमें GLS सेकल। इनके अनुसार निर्णय लेने रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ ज्ञान, विचार, भावना तथा कल्पना कार्यपूर्ण के लिए एकत्र हो जाते हैं। सेकंड है हर्बर्ट साइमन। इनके अनुसार निर्णय लेने के अंतर्गत 3 प्रमुख अवस्थाएं सम्मिलित हैं। निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, कार्य करने के संभव क्रमों का पता लगाना और कार्यक्रमों में से चुनाव करना। थर्ड है इसमें अर्नेस्ट डेल। इनके अनुसार देख लेते हैं, प्रबंधकीय निर्णयों से आशय उन निर्णयों से है जो कि प्रबंध संबंधी प्रत्येक प्रक्रिया जैसे नियोजन, संगठन, प्रबंधन, अधिकारियों की भर्ती, नियंत्रण, नव प्रवर्तन तथा प्रतिनिधित्व करना के निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। सरल शब्दों में निर्णय लेने से तात्पर्य चुनने या छांटने की क्रिया से है, जिसके द्वारा कोई प्रबंधक एक दी हुई परिस्थिति में किसी कार्य को करने या न करने के निष्कर्ष पर पहुंचता है। अनेक संभव विकल्पों में से सर्वोत्तम को छांट लेना निर्णय लेना कहलाता है। अब निर्णय लेने का महत्व, अब इसका महत्व देख लेते हैं। प्रबंधन सदैव एक निर्णय लेने की क्रिया होती है। किसी भी उपक्रम की प्रबंधन योजना उसके लक्ष्यों व नीतियों के अनुरूप दिए गए निर्णयों की घोतक होती है। उपक्रम के लक्ष्यों व नीतियों का निर्धारण भी नियमों पर ही आधारित होता है। अंतर व्यवसाय प्रबंधन में निर्णय लेने को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। किसी भी प्रबंधकीय कार्य को संपन्न करने के लिए प्रबंधकों को निर्णय लेना होता है। प्रबंधकीय निर्णयों की सत्यता के ऊपर एक प्रबंधक की योजना निर्भर करती है। ये प्रत्येक प्रबंधकीय कार्यों तथा व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त रहते हैं। प्रबंधक एक विशिष्टीकरण क्रिया है जो केवल निर्णयों के रूप में संपन्न की जाती है, किसी अन्य की भांति नहीं। निर्णय लेना ऐसा कार्य है जिसके आधार पर एक व्यक्ति को किसी उपक्रम का प्रबंधन समझा जा सकता है। प्रबंध और निर्णय एक दूसरे से इतना अधिक संबंधित है कि एक दूसरे को से अलग करना संभव नहीं है। ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। प्रबंधक जो भी कार्य करता है उसके लिए उसे कार्य करने के वैकल्पिक तरीकों में से एक चयन करने का निर्णय लेना होता है। वह भी जो परामर्श या आदेश दे, नियोजन का संगठन करे, किसी कार्य की पुष्टि या अपुष्टि करे, किसी कर्मचारी की नियुक्ति करे या उसे निकाले, इन सभी दशाओं में उसे निर्णय लेने होते हैं। एक अनभिज्ञ प्रबंधक जो अपना कार्य परंपरागत ढंग से करता रहता है शायद यह न जानता हो कि वह लगातार निर्णय लेता आया है, परंतु थोड़ा भी विचार करने से उसको यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपने प्रबंधक कार्य में वह एक भी निर्णय लिए बिना नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार प्रबंधक प्रक्रिया उपक्रम के विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों से लिए जा रहे हैं। निर्णयों का संयोजन है। नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण से संबंधित सभी मामले प्रबंधक द्वारा निर्णय लेकर बटोरे जा सकते हैं जो फिर उपक्रम के अन्य कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित होते हैं।
इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में प्रबंधक द्वारा सही निर्णय लेने की क्षमता पर ही बहुत कुछ व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता ही प्रबंधक की कुशलता का लक्षण है। मेलविट टी कूपलैंड के शब्दों में प्रशासन प्रमुख रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया है तथा अधिकार निर्णय लेने तथा वह देखने का कि उसके अनुसार कार्य का निष्पादन हो रहा है या नहीं उत्तरदायित्व है। व्यवसाय में चाहे उपक्रम बड़ा हो या छोटा, परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, कर्मचारियों में परिवर्तन होता रहता है तथा अनेक आकस्मिक घटनाएं भी घटती रहती है, परंतु व्यवसाय के पहियों के चालू करने मात्र तथा उनकी क्रिया जारी रखने के लिए निर्णयों का लेना ही पड़ता है। जॉन मैकडोनाल्ड ने निर्णय के समन्वयन में बहुत ही सरल और संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग किया है। व्यावसायिक प्रबंधक एक पेशेवर निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। निर्णय की प्रकृति के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक निर्णय भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अनेक निर्णय अन्य नवीन निर्णयों को जन्म देते हैं। अधिकांश निर्णय स्थायी एवं व्यापक प्रभाव वाले होते हैं, जिससे निर्णायक अपने निर्णय के परिणाम में बढ़ जाता है। उपक्रम में उसकी स्थिति तथा ख्याति उसके निर्णयों की सफलता या विफलता के अनुसार बन या बिगड़ सकती है। निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो विभिन्न विकल्पों को मूल्यांकन करके श्रेष्ठ का चुनाव करना पड़ता है तथा दूसरे निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके अपेक्षित परिणाम से उसकी तुलना करनी पड़ती है। लास्ट है, निर्णय लेना एक मानवीय तथा मानसिक क्रिया है। अब है इसमें निर्णयों के प्रकार तथा वर्गीकरण। प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के अनेक रूप हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नीति संबंधी या चालू निर्णय। जो निर्णय कंपनी की आधारभूत नीतियों तथा महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री को किसी स्थान पर स्थापित किया जाए, लाभांश की दर निर्धारित करना आदि नीति संबंधी निर्णय कहलाते हैं। नीति निर्धारण संबंधी अधिकांश निर्णय प्रायः बुनियादी स्वरूप के होते हैं। इसके विपरीत सामान्य मामलों से संबंधित निर्णय, जैसे किसी विक्रेता का निर्णय कि वह किस ग्राहक से भेंट करेगा, चालू निर्णय कहलाता है। इससे सामान्य या साधारण निर्णय भी कह सकते हैं। सेकंड है इसमें नैतिक और महत्वपूर्ण निर्णय। जो निर्णय यांत्रिक प्रक्रिया के व सामान्य होते हैं, यांत्रिक प्रकृति के व सामान्य होते हैं, जैसे पत्र व्यवहार करना आदि, उनके नैतिक निर्णय कहलाते हैं। इन निर्णयों के लिए कोई असाधारण फैसला नहीं करना पड़ता और न इनका विशेष रूप से विश्लेषण ही किया जाता है। इसको करने के लिए विशेष अधिकारियों की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत महत्वपूर्ण मामलों में विषय में किए गए निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय कहलाते हैं, जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि या गिरावट करना। इन निर्णयों के लिए एक प्रबंधक को गहन अध्ययन, विश्लेषण और विचार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के निर्णय को अधिकतर उच्च प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है, जबकि नैतिक निर्णय को निम्न स्तरों के प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। संस्था संबंधी तथा व्यक्तिगत निर्णय। जब उपक्रम में पदाधिकारियों के रूप में कोई प्रबंधन निर्णय लेता है तो वह संस्थान का निर्णय कहलाता है, परंतु पदाधिकारी द्वारा अपने विषय में लिए गए निर्णय व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। ये निर्णय उपक्रम की गति को प्राय प्रभावित नहीं करते, परंतु कुछ व्यक्तिगत निर्णयों का उपक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे मुख्य प्रबंधक द्वारा आकस्मिक पदत्याग देने से होता है कि उपक्रम के कार्यों की गति में कुछ शिथिलता आ जाए। निर्णय लेने की विधि तथा तकनीक के मूल तत्व। निर्णय 2 प्रकार से लिए जा सकते हैं। नंबर 1 परंपरागत विधि, नंबर 2 है वैज्ञानिक विधि। पहला पढ़ लेते हैं परंपरागत विधि। भूतकाल में प्रबंधक निर्णय लेने से लक्षणात्मक की वृद्धि का, जो कि चिकित्सकों में बहुत लोकप्रिय थी, उपयोग किया करते थे। चिकित्सकों ने अनुभव से यह ज्ञात कर लिया था कि प्रत्येक रोग के कुछ चिन्ह होते हैं और उनका विश्वास था कि चिन्ह झूठे नहीं हो सकते। अंततः रोग का निदान लक्षणों के अनुसार करते थे, परंतु बाह्य लक्षण सदा विश्वसनीय नहीं होते, झूठ भी हो सकते हैं और होते हैं। इसीलिए डॉक्टरी सलाहकारों ने अब विश्लेषण विधि अपनाई है, जिसके अनुसार वे रोग का निदान एक्सरे चित्रों, रक्त, पेशाब की जांच आदि की सहायता से करते हैं। अंततः जब लक्षणों का चिकित्सा शास्त्र में सदा निर्भर नहीं रहा जा सकता, तो व्यवसाय में भी यह भी अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न समस्याएं समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती हैं और वही समस्या स्वयं को अनगिनत रूप से व्यक्त करती है। अंततः परंपरागत विधि के द्वारा
सही निर्णय पर पहुंचना कठिन होता है। सेकंड है वैज्ञानिक विधि का निर्णय लेने के चरण। पहला है इसमें समस्या का पता लगाना। निर्णय लेने की वैज्ञानिक पद्धति में सबसे पहला कदम यह निश्चित करना है कि वास्तविक समस्या क्या है। समस्या के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति को समझे बिना हल खोजना बीमारी का सही परीक्षण किए बिना इलाज करने के समान होगा। यदि समस्या स्पष्ट नहीं है तो उसे सुलझाने के प्रयत्नों से कोई लाभ नहीं हो सकता, उससे तो और नई समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपक्रम में कुल विक्रय की कमी हो रही है तथा उसमें वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, तो बिना यह निश्चित किए कि विक्रय में कमी का कारण क्या है, इस बारे में कोई भी निर्णय लेना अंधेरे में मार्ग तलाशने के समान है। विक्रय में कमी का कारण वस्तु मूल्य की अधिकता समझी जाती है, क्योंकि मांग व पूर्ति के नियम के अनुसार यदि मूल्य ऊंचे होते हैं तो मांग गिरती है, जबकि वास्तविक समस्या मूल्य की अधिकता न होकर वस्तु की किस्म में गिरावट या विक्रेताओं के प्रयत्नों की शिथिलता या वस्तु का ग्राहकों की रुचि के अनुकूल न होना आदि से हो सकती है। अंततः वास्तविक समस्या को न समझकर यदि प्रबंधक विक्रय बढ़ाने के लिए वस्तु के मूल्य को घटाने का निर्णय ले तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। और वैज्ञानिक ढंग से निर्णय लेने के लिए प्रथम सभी संभव उपायों द्वारा समस्या का सही रूप समझने का प्रयत्न किया जाता है। सेकंड है समस्या का विश्लेषण करना। समस्या के निर्धारण के पश्चात दूसरा कदम समस्या का गहन विश्लेषण करना होता है, जिससे यह मालूम हो सके कि निर्णय किसे लेना है, निर्णय लेने में किस प्रकार की राय लेनी चाहिए, निर्णय की सूचना किसे देनी चाहिए। समस्या के विश्लेषण के लिए संबंधित तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्र करना होता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी समस्या के संबंध में समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ना तो संभव होता है और न ही वांछित है, क्योंकि यदि तथ्यों का संग्रहण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उससे समय, श्रम और धन की बर्बादी होती है। अंततः किसी समस्या के विश्लेषण में समस्त संबंधित तथ्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। जो तथ्य उपलब्ध न हो उनके संबंध में अनुमान से काम लेना चाहिए। समस्या के विश्लेषण में उपक्रम के अनुसंधान विभाग तथा प्रबंधक लेखा अधिकारी का बड़ा योगदान रहता है। ये समस्या से संबंधित सभी तथ्यों को प्रबंधक के सामने इस प्रकार रखते हैं कि उन्हें सही निष्कर्ष निकालने में सरलता हो जाती है। पिछले कुछ समय में से समस्या के विश्लेषण तथा वैकल्पिक निदानों के विषय के लिए कार्य अनुसंधान का महत्व बहुत बढ़ गया है। थर्ड है समस्या हल करने के लिए वैकल्पिक हलों की खोज करना। समस्या का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के बाद उसे हल करने की वैकल्पिक पद्धति को तलाश करना जरूरी है। यदि समस्त विकल्पों का विचार न किया जा सके तो कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए या अवश्य किया जाए, क्योंकि एक ही प्रकार के हल पर निर्भर रहने से संभव है कि बाद में परिस्थितियों के बदलने से वह हल बेकार हो जाए तथा दूसरा हल उपलब्ध न होने के कारण काम रुक जाए। फिर यदि एक ही हल सोचा गया तो उसमें यह आशंका रहती है कि उसे सुझाने वाले ने केवल अपने विभागीय हितों की दृष्टिगत रखा हो या अन्य कोई त्रुटि कर दी हो। किसी भी विकल्प को खोजने के लिए एक प्रबंधक को अनेक दृष्टिकोण में तथ्यों पर विचार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपक्रम का माल नहीं या कम बिक रहा है तो इस समस्या के कई वैकल्पिक निदान सोचे जा सकते हैं, जैसे मामले के विक्रय मूल्य में कमी करना, उसकी किस्म में सुधार करना, विक्रेताओं के प्रयत्नों को गति प्रदान करना, मामलों की बनावट में परिवर्तन करके उसे ग्राहकों की रुचि के अनुसार बनाना या उस माल को बाजार से हटा लेना आदि। समस्या सुलझाने का सर्वोत्तम हल या विकल्प निश्चित करना। वैकल्पिक या विकल्पों की खोज के बाद उसे सर्वश्रेष्ठ हल चुनने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा करते समय निम्न दृष्टिकोण से संभावित हलों की तुलनात्मक स्थिति की जाती है और इस प्रकार जो हल या विकल्प श्रेष्ठ प्रतीत होता है उसे चुन लिया जाता है। पहला है खतरा। प्रत्येक वैकल्पिक हल के जहाँ एक और कुछ लाभ होता है वहाँ दूसरी और कुछ हानियाँ भी संभव हैं। कोई भी हल खतरे से खाली नहीं होता। अंततः प्रत्येक हल के लिए अपेक्षित लाभ के साथ साथ हानि पर भी विचार कर लेना चाहिए। सेकंड है इसमें कम प्रयत्न। समस्या के प्रत्येक हल में कुछ ना कुछ प्रयत्न कम करना होता है। वही हल सर्वोत्तम समझा जाता है जिससे कम से कम प्रयत्नों से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। चींटी को मारने के लिए अणुबम बनाने का निर्णय लेना मूर्खता समझा जाएगा। ये एक उदाहरण के तौर पे है। नेक्स्ट है समयाकुलता। सर्वोत्तम निर्णय के चुनाव के समय पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ समस्याओं पर तुरंत निर्णय लेना होता है जबकि कई समस्याओं पर
दीर्घकाल तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यदि तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो निर्णय का स्वरूप समस्त लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आने योग्य होना चाहिए, जिससे सभी लोग जान सकें कि वास्तव में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यदि समस्याओं का हल दीर्घकालीन दृष्टि से करना हो तो हल की गति मंदी रखनी उचित होगी। उदाहरण के लिए, जब लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित करना हो तो शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होगी, और जब उनके स्वभाव में परिवर्तन लाना हो तो मंद गति से निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन शीघ्र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें साधन संबंधी समस्याएं। विकल्पों का चुनाव करते समय सामग्री और मानव दोनों साधनों पर विचार करना आवश्यक होता है। कम से कम साधनों के प्रयोग से अधिकतम लाभ प्रदान करने वाला हल ही सर्वोत्तम होता है। भौतिक साधनों की अपेक्षा मानव साधन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि योग्य मनुष्य उचित साधन जुटा सकते हैं, जबकि साधनों से योग्य मनुष्य का तुरंत निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि निर्णय लेने वाले मनुष्यों का चुनाव पहले ही कर लिया जाता है और बाद में निर्णय लिए जाते हैं तो यह उचित होता है। वैकल्पिक हलों में निहित खतरों, प्रयत्नशीलता, समानुकूलता तथा साधन सीमाओं पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों की सहायता ली जाती है। नंबर 1 है भूतकालीन अनुभव। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक और मार्गदर्शक होता है। एक प्रबंधक न केवल अपने अनुभव का लाभ उठा सकता है, वरन समान परिस्थितियों में अन्य प्रबंधकों के अनुभव का लाभ उठा भी सकता है। वे तरीके जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं अब भी सफलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं, परंतु भूतकालीन परिणामों के आधार पर निर्णय लेने में अनेक दोषों की संभावना बनी रहती है। जैसे इस प्रकार के बहुत कम लोग होते हैं जो कि भूतकालीन असफलताओं के वास्तविक कारणों को समझ सकते हों। दूसरे, भूतकालीन परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में अंतर हो जाता है, इस कारण निर्णय गलत हो सकते हैं। तीसरे, वैकल्पिक समाधानों के लिए केवल भूतकालीन अनुभव ही पर्याप्त नहीं होते, वरन समस्याओं के समाधान में वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ भविष्य की परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। कुंड और ओडोनेल के अनुसार अच्छे निर्णय का मूल्यांकन भविष्य की घटनाओं के आधार पर होना चाहिए। अनुभव एवं तथ्य इतिहास के विषय होते हैं तथा उनका संबंध भूतकाल में होता है। सेकंड है प्रयोग। वैकल्पिक हलों में से सर्वोत्तम हल मालूम करने के लिए उनमें से प्रत्येक को कुछ अंश तक व्यवहार में प्रयोग करके तथा परिणामों की जांच करके भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पद्धति प्रायः अपनाई जाती है। व्यावसायिक क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग उसी दिशा में करना चाहिए जब अन्य सभी पद्धतियां असफल सिद्ध हो, क्योंकि इसमें श्रम, समय व पूंजी सभी का अपव्यय होता है। हाँ, कुछ विशिष्ट पद्धतियों में यह पद्धति अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकती है, जैसे किसी उच्च पद को कोई प्रबंधक संभाल सकेगा या नहीं, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी उच्च अधिकारी के अवकाश पर जाने से वह पद अवकाश की अवधि तक उस प्रबंधक को सौंपा जा सकता है जो उसकी परख की जा सकती है। सेकंड है, किसी क्षेत्र के उपभोक्ता किसी नवीन उत्पादन का स्वागत करेंगे या नहीं, इसका निर्णय लेने के लिए एक छोटे क्षेत्र में उस वस्तु को बेचकर परिणाम की जांच की जा सकती है। थर्ड है वैकल्पिक हलों का अध्ययन व विश्लेषण। इस पद्धति को शोध पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है कि समस्या के वैकल्पिक हल उपक्रम मूर्त तत्वों जैसे ख्याति, श्रम, संबंध की उत्तमता आदि को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। मूर्त तत्व उपक्रम के लाभ को प्रत्यक्ष रूप से तथा अमूर्त तत्व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके विश्लेषण के लिए प्रबंधक को अत्यंत धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। उपरोक्त विधि से हलों का अध्ययन, विश्लेषण व मूल्यांकन करने के बाद जो हल सब दृष्टि से उपक्रम के उद्देश्यों को सर्वाधिक कुशलतापूर्वक करा सकने में समर्थित प्रतीत होता है, उसी का चुनाव करना चाहिए। 5 है निर्णय को कार्यान्वित करना। निर्णय लेने के बाद उसे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करना आवश्यक है। इसके बिना किसी अच्छे इरादे की एक घोषणा मात्र होगी। निर्णय को प्रभावशाली ढंग पर समस्त लोगों की सहायता से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को निर्णय की सूचना देनी चाहिए। निर्णय के प्रति कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। अब निर्णयों का समय
निर्धारित करना चाहिए। निर्णय को सर्वमान्य बनाने के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेने की विधि भी अपनाई जाती है। शिक्षा निर्णय का पालन करना। समस्त प्रयत्नों के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि जो भी निर्णय लिया जाए वह पूर्णतः सही हो, अतः गलत निर्णयों से होने वाली हानियों को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। भूल में सुधार करना सरल कार्य हो। निर्णय के सही या गलत होने की परवाह न कर उस पर अटल रहने की अपेक्षा मूल को स्वीकार करके उसमें सुधार करने का तरीका कहीं श्रेष्ठ है। फिर है स्टैनले वॉस ने निर्णय लेने के निम्न चरण बताए हैं, जिसमें पहला है बोध, ज्ञान, विचारधारा, अनुसंधान, विवेचन, स्थिर विचार, चुनाव, प्रकाश, घोषणा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।